नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुख्तार शेख, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, एकता शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित कला महाविद्यालय बिडकीन से बीए प्रथम वर्ष पेपर क्रमांक 2 द्वितीय भाषा हिंदी या सामान्य हिंदी, जिसे एसएल हिंदी भी कहते हैं, जो द्वितीय सत्र के लिए इस परिचय के अंतर्गत आज हम पल्लवन के संदर्भ में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। पल्लवन अर्थात क्या, पल्लवन से तात्पर्य क्या है, उसकी व्याख्या या परिभाषा, उसको किस तरह से रचा जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसकी विशेषता क्या है, इस संदर्भ में हम जान लेंगे। पल्लवन किसी भाव का विस्तार है जो उसे समझने में सहायक सिद्ध होता है। विद्वान, संत, महात्मा आदि समास शैली और प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग करते हुए ऐसी गंभीर बात कह देते हैं जो उनके लिए तो सहज सरल होती है, पर सामान्य व्यक्ति के लिए उसके भाव को समझने में कठिनाई होती है। ऐसे वाक्यों को पल्लवन की सहायता से स्पष्ट किया जाता है। ऐसे सूत्रात्मक वाक्यों के भाव को स्पष्टता प्रदान करने के लिए विस्तृत व्याख्यात्मक प्रस्तुति की जाती है। प्रायः नीति वाक्य, सूत्र वाक्य, कहावतों आदि का पल्लवन किया जाता है। छात्रों, पल्लवन की भूमिका जान लेने के बाद पल्लवन से तात्पर्य क्या है, उसके शाब्दिक अर्थ, उसका अर्थ क्या है, ये जान लेना आवश्यक है। पल्लवन का शाब्दिक अर्थ है विस्तार या फैलाव। यह अंग्रेजी शब्द एक्सपेंसियंस का पर्याय है। इसके अंतर्गत किसी शब्द, सूक्ति, उद्धरण, लोकोक्ति आदि को दृष्टांतों व उदाहरणों आदि की सहायता से विस्तार प्रदान किया जाता है। यह संक्षेपण का विपरीतार्थ शब्द है। इसमें किसी विषय की विस्तृत विवेचना की जाती है ताकि उस सूत्र वाक्य में छिपे हुए गहन भाव को सरलता से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। अतः गहन भावों से युक्त सूत्रात्मक वाक्य का विस्तार करना ही पल्लवन है। इस संदर्भ में पल्लवन की परिभाषा देते हुए डॉक्टर नरेश मिश्र कहते हैं, किसी भाव गुम्फित सूत्रात्मक वाक्य को साधारण व्यक्ति के लिए बोधगम्य बनाने हेतु किए जाने वाले विस्तार को पल्लवन की संज्ञा दी जाती है। तो डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद पल्लवन की परिभाषा देते हुए कहते हैं, किसी सुगठित एवं गुम्फित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा कहते हैं पल्लवन की परिभाषा देते हुए, पल्लवन का अर्थ होता है पल्लवन उत्पन्न करना, अर्थात विषय का विस्तार करना। इस प्रकार पल्लवन और व्याख्या में बहुत कुछ साम्य है। हाँ, व्याख्या में प्रसंग निर्देश तथा आलोचना की भी आवश्यकता होती है, पर पल्लवन में नहीं। तो डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह पल्लवन की परिभाषा देते हुए कहते हैं, किसी शब्द, सूक्ति, उद्धरण, लोकोक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करना बीज अंकुरित होना है। उदाहरण, उद्धरण आदि की सहायता में इस अर्थ का 200 से 300 शब्दों तक का फैलाव पल्लवन है। इस तरह से मित्रों, पल्लवन की का अर्थ और उसकी परिभाषा जान लेने के बाद कि पल्लवन का जो समक्ष जो अन्य विधान है, जो अन्य रचना विधान है, वो किस तरह से, उसमें जो संक्षिप्त अंतर जो क्या है वो भी जान लेंगे हम। पल्लवन और अन्य रचना का रूप। पल्लवन और व्याख्या में क्या अंतर है? प्रथम दृष्टि में पल्लवन और व्याख्या एक दूसरे के पर्याय प्रतीत होते हैं, परंतु दोनों में पर्याप्त अंतर है। पल्लवन में नीति वाक्य, सूत्र वाक्य, लोकोक्ति आदि के भाव का विस्तार होता है।
इसमें केवल मूल भाव व निहित प्रसंगों का विस्तार किया जाता है, जबकि व्याख्या में मूल भाव निहित प्रसंगों के विस्तार के साथ साथ उनकी आलोचना व टीका टिप्पणी की भी स्वतंत्रता होती है। पल्लवन में ऐसी स्वतंत्रता नहीं होती। पल्लवन में संदर्भ और प्रसंग की योजना का महत्व होता है, जबकि व्याख्या में विशेष तथ्यों को अलग से स्पष्ट किया जा सकता है। इसके बाद लघु निबंध और पल्लवन में अंतर। प्रायः लघु निबंध और पल्लवन को एक ही समझा जाता है, यद्यपि दोनों में भी किसी विचार बिंदु का विस्तार कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता के आधार पर किया जाता है, किंतु दोनों के उद्देश्य एवं उसके अनुरूप प्राप्त कलेवर को दृष्टि से दोनों में भिन्नता दिखाई देती है। अनुच्छेद लेखन और पल्लवन, इसमें क्या अंतर है देखेंगे। पल्लवन और अनुच्छेद लेखन को भी एक समझा जाता है। निश्चित विषय का विस्तार बिखराव की अपेक्षा कसावट पर बल तथा एक ही अनुच्छेद में लेखन जैसी समान विशेषताओं के बावजूद दोनों पृथक रचना रूप हैं। इसके बाद हम देखेंगे पल्लवन की रचना प्रक्रिया या रचना विधान या अन्य जो विधाएं हैं उसके में क्या संक्षिप्त अंतर है वो हमने देखा है। इसके बाद पल्लवन की प्रक्रिया या पल्लवन को किस तरह से रचा जाता है उसकी क्या प्रक्रिया ये जान लेंगे। सामान्यतः पल्लवन की प्रक्रिया के निम्नलिखित नियमों का प्रयोग करके पल्लवन प्रक्रिया में प्रवीणता प्राप्त की जा सकती है। जैसे जिसमें जिस नीति वाक्य, सूत्र वाक्य, लोकोक्ति आदि का पल्लवन करना हो उस पर भली भांति विचार करते हुए उसका भाव हृदयंगम कर लेना चाहिए। प्रत्येक शब्द के अर्थ को भली प्रकार से समझ लेना चाहिए तथा उससे संबंधित उदाहरण सोच लेने चाहिए। दूसरी बात, मूल भाव के साथ साथ सहयोगी विचारों को भी महत्व देना चाहिए। यदि आवश्यक प्रतीत हो तो उन्हें किसी कागज पर लिख लेना चाहिए ताकि एक व्यवस्थित क्रम में उन्हें पल्लवन में स्थान दिया जा सके। आवश्यक विचारों को छोड़कर उपयोगी विचारों को पल्लवन में स्थान देना चाहिए। तीसरी बात, पल्लवन के लिए एक प्रारूप अपने मन में तैयार कर लेना चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों में केंद्रीय भाव के साथ साथ सहयोगी भावों को स्थान देना चाहिए। उसके बाद पल्लवन करते समय आकार और शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। यह सही है कि पल्लवन में हम दी गई लोकोक्ति, सूत्रवाक्य आदि का विस्तार करते हैं, लेकिन यह विस्तार आवश्यक नहीं होना चाहिए, अनावश्यक नहीं होना चाहिए। पल्लवन के आकार का कोई निश्चित नियम तो नहीं है, पर इसे 150 से 250 शब्दों के बीच अच्छा माना जाता है। यदि आवश्यक हो तो एक के बाद दूसरे अनुच्छेद का प्रयोग किया जा सकता है। आगे, पल्लवन का आरंभ और अंत विशेष रूप से प्रभावशाली होना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि पल्लवन के मध्य भाग महत्वपूर्ण नहीं है। मध्य भाग में दिए गए उदाहरण ही मूल भाव और सहायक भाव को स्पष्टता प्रदान करते हैं। दूसरी बात, अप्रासंगिक, अनावश्यक और व्यर्थ बातों को त्याग कर मूल भाव को आधार बनाना चाहिए। उसके बाद पल्लवन में किसी भाव, विचार या कथ्य की आलोचनात्मक, समीक्षात्मक प्रवृत्ति निषेध है। उसके बाद पल्लवन की भाषा सरल, सहज और विषयानुकूल होनी चाहिए। अलंकृत और परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग आवश्यक नहीं है। वर्तनी, वाक्य विन्यास, विराम चिन्ह और व्याकरणिक नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद पल्लवन लिख लेने के पश्चात उसे एक बार फिर से पढ़ना चाहिए। यदि उसमें कुछ त्रुटियां दिखाई दे जाती हैं तो उन्हें दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए। पल्लवन की अर्थ, परिभाषा और प्रक्रिया जानने के बाद हमें पल्लवन की विशेषताएं जानना भी आवश्यक है। पल्लवन की विशेषता क्या है ये हम जान लेंगे। पहली विशेषता है स्पष्टता।
पल्लवन में दिए गए विषय के कथ्य के प्रतिपादन में स्पष्टता का गुण अनिवार्य है। अच्छी प्रकार से चिंतन मनन करके पश्चात उसकी ऐसी रूपरेखा बनाई जाती है कि उसमें कहीं भी विषयांतर की संभावना नहीं रहती। मूल भाव को उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट किया जाता है। दूसरी विशेषता संक्षिप्तता का गुण। यह सही है कि पल्लवन में सूत्र वाक्य का विस्तार किया जाता है, लेकिन यह विस्तार अनावश्यक नहीं होना चाहिए। इसमें व्यर्थ की टीका टिप्पणी और तर्क वितर्क का कोई स्थान नहीं होता। विरोधी विचारों, उदाहरणों और तर्कों को कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। तीसरी विशेषता है सरलता। पल्लवन में सरलता का गुण होना चाहिए। छोटे छोटे सरल वाक्य और सटीक शब्द प्रयुक्त करने चाहिए। जानबूझकर अलंकारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे व्यर्थ का विस्तार तो होता ही है, साथ ही पाठकों के लिए पल्लवन कठिन हो जाता है और पल्लवन का मूल उद्देश्य खो जाता है। चौथी विशेषता है अन्य पुरुष शैली का प्रयोग। पल्लवन में उत्तम और मध्यम पुरुष के स्थान पर अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है। अन्य पुरुष शैली का प्रयोग करने से पल्लवन में सरलता, सहजता और प्रवाहमयता का गुण आ जाता है। पांचवी विशेषता है पल्लवन और शिल्प का सुव्यवस्थित रूप। पल्लवन में कथ्य और शिल्प का सुव्यवस्थित रूप प्रस्तुत किया जाता है। पल्लवन का अर्थ केवल एक एक शब्द के अर्थ को समझाना नहीं, बल्कि निहित भाव व प्रसंगों को सुव्यवस्थित रूप से पाठकों के समक्ष लाना है। शब्द चयन तथा वाक्य संरचना सरल और सटीक होनी चाहिए। माफ कीजिए। छठी विशेषता है आलोचना व टीका टिप्पणी का निषेध। पल्लवन में निहित प्रसंगों, विचारों और कथ्य का विस्तार किया जाता है, परंतु इसमें निहित प्रसंगों, विचारों व कथ्य की आलोचना या समीक्षा नहीं की जाती। ऐसा करने से मूल विषय से भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और पल्लवन में अनावश्यक विस्तार आ जाता है। आठवीं विशेषता है सृजनात्मकता। अन्य साहित्य रूपों के समान सृजनापूर्ण पल्लवन भी एक विधा है। सृजनशीलता के लिए प्रतिभा और अभ्यास अनिवार्य है। जब हम एक ही विषय पर विभिन्न व्यक्तियों से एक साथ एक ही समय में पल्लवन करवाते हैं, तो सभी की प्रस्तुति भिन्न भिन्न होती है। उनमें विषय प्रतिपादन, दृष्टिकोण, विजन, वैचारिकता व व्यंजनात्मकता आदि के स्तर पर यहाँ भिन्नता मिलेगी। परिणामतः सभी का सृजनात्मकता रूप भिन्न भिन्न आस्वाद देगा। नवी विशेषता है केंद्रोन्मुखता। पल्लवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि लेखक को निर्दिष्ट विषय के केंद्र में रहना चाहिए। पल्लवन में निर्द्वंद्व विस्तार का अवसर नहीं होता है, अपितु अपने पक्ष और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत करना पड़ता है। यदि हमारा ध्यान मूल विषय पर केंद्रित नहीं रहेगा तो पल्लवन में बिखराव आ जाता है और परिणाम स्वरूप पल्लवन मात्र भटकम बन रह जाता है। अतः पूरी सृजन शक्ति को मुख्य विषय पर केंद्रित करना आवश्यक होता है। 10वीं विशेषता है मौलिकता। मौलिकता से तात्पर्य है नवीनता। किसी विषय पर अब तक उपलब्ध भावानुभूति, विचार और प्रस्तुतिकरण की दृष्टि में जब कोई लेखक नवीनता लाता है तो उसे मौलिकता कहा जाएगा। मौलिकता में व्यक्ति का निजी अनुभव, दृष्टिकोण और विश्लेषण प्रकट होता है। मौलिकता कलात्मक सृजनता का प्राण होती है। कथित विषय पर मौलिक चिंतन एवं भाषा शैली में नवीनता पल्लवन की मौलिकता उजागर होती है। 11वीं विशेषता है कल्पनात्मकता। सृजनशीलता एवं मौलिकता की आधारभूमि लेखक की कल्पनाशीलता होती है।
कल्पनाशीलता के द्वारा नीरस विषय को भी सरस और व्यंजनापूर्ण रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। लेखक की प्रतिभा, अभ्यास, अध्ययन, विचार और अनुभूति का कल्पना का संस्पर्श सुंदर और अर्थपूर्ण बना देता है। लेकिन यहाँ कल्पना विधायक रूप में प्रस्तुति होनी चाहिए, न कि स्वैर में। कल्पना में यथार्थ और अस्वाभाविकता गुण विद्यमान होना चाहिए। स्वैर कल्पना विषय को वायवीय और अविश्वसनीय बना देती है, जो अंततः परिणामहीनता का शिकार हो जाता है। 12वीं विशेषता है उन्मुक्तता। उन्मुक्तता का सृजनशीलता की एक महत्वपूर्ण कसौटी होती है। सहज होकर लिखना अर्थात प्रतिपाद में किसी शास्त्रीय, पारंपरिक और रूढ़ि से मुक्त होकर लिखना उन्मुक्तता कहलाती है। आग्रह, पूर्वाग्रह से मुक्त चिंतन और सहज शैली रचना को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। इसलिए पल्लवन लेखन में विषय चयन और प्रतिपादन, सूत्र गठन और उद्देश्य के धरातल पर लेखक अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व का परिचायक होना चाहिए। इस तरह से छात्रों, हम आज पल्लवन का अर्थ, पल्लवन की परिभाषा, पल्लवन की रचना प्रक्रिया और पल्लवन की विशेषताओं पर दृष्टिक्षेप करे हैं। इस तरह से हमने आज पल्लवन का अध्ययन हमने किया है। धन्यवाद।